उत्तराखंड में सरकारी नौकरियों को लेकर सीएम धामी का बड़ा बयान। सभी विभागों में रिक्त पदों को भरना सरकार का संकल्प। एक साल में 10,000 से अधिक नियुक्तियों का लक्ष्य। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी का संगठन संवाद कार्यक्रम। सीएम पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट हुए शामिल। जिलाध्यक्ष और मंडल अध्यक्षों को दिए जरूरी निर्देश। देहरादून में केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने गिनाई केंद्र सरकार की उपलब्धियां। हर वर्ग के उत्थान के लिए बताया प्रतिबद्ध। कहा गरीबों के जीवन स्तर में सुधार के प्रयास जारी। देहरादून में कांग्रेस ने अप्रोच रोड को लेकर सरकार पर बोला हमला। प्रवक्ता प्रतिभा सीधे सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार के लिए आरोप। निर्माण से जुड़ी कंपनी के खिलाफ की कार्रवाई की मांग। देहरादून में 16 करोड़ से बनी अप्रोच रोड टूटी। सरकार ने पीडब्ल्यूडी के 3 इंजीनियर्स को किया निलंबित। कांग्रेस ने की कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की मांग। नमस्कार, न्यूज 360 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां उत्तराखंड में सरकारी नौकरियों को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का संकल्प है कि सभी विभागों में खाली पदों को भरा जाए। 4 जुलाई 2021 को मुख्यमंत्री का पद संभालने के बाद से युवाओं को रोजगार देने और रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया तेज करने पर लगातार काम किया जा रहा है। अब तक राज्य में करीब 34,000 युवाओं को नियुक्तियां दी जा चुकी है। करीब 2,500 पदों पर भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। सभी रिक्त पदों को भरने का किया जाएगा। अगले 1 साल में 10,000 से अधिक नियुक्तियां होने की उम्मीद है। मुख्य सेवक के रूप में जिस दिन से काम करना शुरू किया उसी दिन से युवाओं को समर्पित करते हुए सारी नौकरियां, सारी विज्ञप्तियां, सारे अध्याचन निकलने प्रारंभ हमने किए और आज मुझे खुशी है, संतोष है कि 34,000 नियुक्तियां अभी तक हो चुकी हैं और आने वाले समय में अभी 2,500 निकले हैं। लेकिन जितनी भी संख्या है जहाँ भी है वो हम भरेंगे और मुझे लगता है कि अगले 1 साल में ये संख्या हमारी 10,000 से ज़्यादा है। वहीं देहरादून में उत्तराखंड विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर भाजपा ने संगठन संवाद कार्यक्रम आयोजित किया। इसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, प्रदेश महामंत्री गढ़वाल संभाग के जिलाध्यक्ष और मंडल अध्यक्ष शामिल हुए। सीएम धामी ने कहा कि भाजपा संगठन आधारित पार्टी है और संगठन सर्वोपरि है। चुनाव या किसी भी कार्यक्रम की सफलता के लिए कार्यकर्ता पूरी ताकत से मेहनत करते हैं। संवाद कार्यक्रम में जिलाध्यक्षों और मंडल अध्यक्षों से संगठन को लेकर चर्चा की जाएगी। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा संगठन पूरी तरह से तैयार है। सरकार की योजनाओं को आम लोगों तक पहुंचाने और संगठन के कामों की जानकारी देने पर भी चर्चा होगी। चूंकि ये हमारे जो मंडलों के अध्यक्ष हैं, जिलों के अध्यक्ष हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण हमारे संगठन के कड़ी के रूप में काम करते हैं, जो सरकार की और संगठन की चीज़ों को आम जन तक ले जाने का काम करते हैं, सरकार की योजनाओं को पहुंचाते हैं, वहाँ का पूरा फीडबैक देते हैं, कहाँ पर किस प्रकार की आवश्यकता है और बूथ और पन्ना प्रमुख तक इनके माध्यम से एक्टिवेशन होता है। तो समय समय पर इस प्रकार की हमारी बैठकें होती रहती हैं। जिलाध्यक्ष के साथ हमारा संवाद कार्यक्रम, बैठक का कार्यक्रम है। पार्टी ने अक्टूबर तक के कार्यक्रम निश्चित किए हुए हैं। वो कार्यक्रम ठीक प्रकार से, उन कार्यक्रमों का क्या स्वरूप होगा, किस प्रकार की रचना होगी, उस समय सारी चर्चा आज की बैठक में करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री की बैठक में रहने वाले हैं और मैं कह सकता हूँ मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में ये बैठक कार्यकर्ताओं के अंदर उत्साह का प्रभाव करेगी। वहीं देहरादून में भारतीय क्रिकेट टीम के बल्लेबाज ऋषभ पंत के राज्य में खेल के जमीन नहीं मिलने को लेकर किए गए ट्वीट पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रतिक्रिया दी है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि ऋषभ पंत राज्य के युवा और होनहार खिलाड़ी हैं। उनकी जो भी आवश्यकता होगी उसे पूरा किया जाएगा। सीएम ने कहा कि खेल से जुड़े किसी भी विषय को लेकर ऋषभ पंत संबंधित अधिकारियों से संपर्क कर अपनी बात रख सकते हैं। मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद राज्य में खेल सुविधाओं और खिलाड़ियों को उपलब्ध कराए जाने वाले संसाधनों को लेकर चर्चा तेज हो गई है। चाहता और ऋषभ पंत तो हमारे राज्य के हैं, यहाँ से उन्होंने बड़ा नाम किया है, राज्य का भी नाम किया है, देश के लिए भी खेले हैं, देश का भी नाम किया है, तो उनका स्वागत है। वो आएंगे, हमारे अधिकारी से बात करेंगे, कहीं पर भी अगर उनको कोई चीज़ चाहिए तो निश्चित रूप से।
वहीं देहरादून में केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने केंद्र सरकार की योजनाओं और उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार समाज के हर वर्ग के उत्थान और समावेशी विकास के लिए लगातार काम कर रही है। महिला सशक्तिकरण, प्रधानमंत्री आवास योजना, सामाजिक न्याय, अनुसूचित जाति और अन्य वंचित वर्गों के कल्याण के लिए ठोस कदम उठाए गए हैं। सरकार का लक्ष्य अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाना है। रोजगार सृजन, गरीबों के जीवन स्तर में सुधार और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने वाली योजनाएं शुरू की गई हैं। केंद्र की योजनाओं का लाभ देश भर में करोड़ों लोगों तक पहुंच रहा है। लेकिन हमारी सरकार की तरफ से अनेक पार्टियों के साथ बातचीत चल रही है, उनका इसके बारे में क्या ओपिनियन है। एक मत से, सर्वसम्मति से अगर ये बिल पास होता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ लोगों का डिलिमिटेशन का कुछ पार्टियां विरोध कर रही है। उनका कहना है कि भाई डिलिमिटेशन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब की सीटें भी डिलिमिटेशन बाद बदलती है। मतलब हमेशा शेड्यूल कास्ट की सीट रिजर्व नहीं रहती है, तो 20-25 साल के बाद जब डिलिमिटेशन होता है तब पहली सीट जो रिजर्व होती है जनरल होती है और कुछ जनरल सीटें रिजर्व हो जाती है। तो वहां भी मतलब रिजर्व, नॉन रिजर्व कैटेगरी के लोगों को भी वहाँ इलेक्शन लड़ने का मौका मिलना चाहिए, इसीलिए मतलब ये प्रावधान उसमें है। तो अभी जो बिल आएगा ये बिल पास होना ही चाहिए, इसीलिए हमारे सरकार का प्रयत्न ये है कि भाई सभी पार्टियों की सहमति लेने का प्रयत्न भी चल रहा है। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां देहरादून में अप्रोच रोड को लेकर कांग्रेस ने प्रदेश सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने सड़क निर्माण में कथित लापरवाही को लेकर सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार मामले की जिम्मेदारी इंजीनियर्स पर डाल रही है, जबकि सड़क निर्माण से जुड़ी कंपनी के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। प्रतिमा सिंह ने कहा कि अप्रोच रोड की स्थिति और निर्माण में हुई लापरवाही की जिम्मेदारी तय की जाए। उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और दोषी पाए जाने पर संबंधित कंपनी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। कांग्रेस ने कहा कि जनता के पैसे से होने वाले निर्माण कार्यों की गुणवत्ता से समझौता नहीं होना चाहिए। अगर अधिकारियों की लापरवाही है तो साथ साथ जिस कंपनी को आपने कॉन्ट्रैक्ट दिया है, टेंडर जिसके नाम इशू हुआ है, उसकी कोई गलती नहीं है। सारा ठीकरा अधिकारियों पे फोड़ना जायज नहीं है। अधिकारियों की गलती मैं मान सकती हूँ, लेकिन उस जो कॉन्ट्रैक्ट कंपनी है उसके डायरेक्टर के खिलाफ अब तक क्या कार्रवाई हुई है? क्या उस कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया गया? अब तक नहीं किया गया, सरकार नहीं करेगी, क्योंकि ये तो ब्लैकलिस्ट कंपनियों को आगे बढ़ाने के माफिया हैं। वहीं नैनीताल के भीमताल विकास भवन सभागार में आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला का शुभारंभ कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने किया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में आपदा से निपटने के लिए धन की कमी नहीं होने दी जाएगी और सरकार त्वरित राहत कार्य सुनिश्चित कर रही है। मंत्री ने कहा कि आधुनिक तकनीक, बेहतर समन्वय और मजबूत सूचना तंत्र के जरिए आपदा के समय रिस्पॉन्स टाइम कम किया जा रहा है। जिला अधिकारी ललित मोहन रयाल ने मानसून के दौरान हुए नुकसान और राहत कार्यों की जानकारी दी। कार्यशाला में विधायक सरिता आर्या, जिला पंचायत अध्यक्ष दीपा दरमवाल, विनय रोहिला और ले कर्नल रघुवीर सिंह भंडारी समेत अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। विशेषज्ञों ने अर्ली वार्निंग सिस्टम, GIS और आपदा प्रबंधन पर प्रशिक्षण दिया। पूरे मानसून सत्र से पहले लगातार निरंतर, चाहे वो मॉक ड्रिल हो, चाहे वो विभागों की बैठक हो, चाहे वो सारे जिलों के जिलाधिकारियों के साथ बैठक हो, ये सारे काम मुख्यमंत्री जी ने लगभग 6 बैठकें आयोजित की। उससे अलग मंत्री के रूप में मैंने अनेक बैठक ली। हमारे 2 दायित्वधारी हैं, रोहिला जी हैं, कर्नल साहब हैं, इन्होंने लगातार एक्टिव हैं। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, जहां कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की कुमाऊं जनसभा को लेकर पार्टी में उत्साह है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने कहा कि खड़गे की जनसभा का आगामी विधानसभा चुनाव पर व्यापक प्रभाव देखने को मिलेगा। उन्होंने कहा कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के लगातार प्रदेश दौरे से कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा और उत्साह पैदा हो रहा है। प्रतिमा सिंह ने दावा किया कि कुमाऊं में कांग्रेस के पक्ष में माहौल बन रहा है और खड़गे की जनसभा से पार्टी के चुनावी अभियान को और भी मजबूती मिलेगी। कांग्रेस आगामी विधानसभा चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है और मजबूती के साथ मैदान में उतरेगी। आप
आपको इतना डर है उनके आने से कि आपने हमारी गाड़ियों को बॉर्डर्स पे रोक के रखा हुआ है। नेता प्रतिपक्ष माननीय यशपाल आर्या जी, प्रदेश अध्यक्ष माननीय गणेश कोडियाल जी को धरने पे बैठना पड़ रहा है इस बात को लेकर के कि जो आपका एसएसपी है वहां का, वो आपके हाथ की कठपुतली बन के कार्य कर रहा है। तो अगर खड़गे जी से के आने से कोई डर नहीं है तो फिर आप ये साम दाम दंड भेद की राजनीति क्यों कर रहे हैं? उनको उनके जनसभा में लोगों को पहुंचने से रोक क्यों रहे हैं? वहीं देहरादून में उत्तराखंड के परिवहन मंत्री प्रदीप बत्रा ने विभागीय अधिकारियों और ऑटोमोबाइल कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में परिवहन निगम की पुरानी और आउटडेटेड बसों को इलेक्ट्रिक बसों में बदलने की योजना पर चर्चा हुई। मंत्री ने बताया कि सैम मोबिलिटी और मेगा निर्माण इंडस्ट्रीज के साथ हुई बैठक में रेट्रोफिट तकनीक के जरिए पुरानी बसों को विद्युतीकृत करने पर विचार किया गया। सैम मोबिलिटी ने पुरानी बसों को ई बसों में बदलने दिया। वहीं मेगा निर्माण इंडस्ट्रीज ने प्रदेश के विभिन्न मार्गों पर चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने का प्रस्ताव रखा। इसके साथ ही जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड की तर्ज पर ई बसों में लाइव लोकेशन और ऑनलाइन टिकट बुकिंग जैसी सुविधाएं शुरू करने की योजना है। इसके सार्वजनिक परिवहन को आधुनिक और बेहतर बनाने की उम्मीद है। कंपनी द्वारा प्रेजेंटेशन दी गई जिसमें विभाग द्वारा जो है पुरानी बसें उनको ई में कन्वर्ट करने के लिए काफ़ी अच्छे प्रस्ताव हमारे पास आए। तो हम चाह रहे हैं जो हमारी बसें आउटडेटेड हो रही हैं, जो स्क्रैप में जाती थी, उनका भी कैसे बेहतर इस्तेमाल हो सकता है, इसके बारे में जो है प्रेजेंटेशन दी। बॉम्बे से कंपनी आई थी, वो उसको ई में कन्वर्ट करेंगे और अनुबंध करके पर्यटन विभाग के साथ उसको नए नए रूट में हम लोग चलाएंगे। वहीं देहरादून में देश में फरवरी से जनगणना की प्रक्रिया शुरू होने की चर्चाओं के बीच कांग्रेस ने सरकार से स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने कहा कि अगर फरवरी में चुनाव प्रस्तावित है और उससे पहले जनगणना कराई जाती है तो ये महत्वपूर्ण विषय है। उन्होंने कहा कि सरकार को जनगणना की पूरी प्रक्रिया और समय सारणी को लेकर स्पष्ट जानकारी देनी चाहिए। प्रतिमा सिंह ने कहा कि जनगणना देश की महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिससे आबादी से जुड़े कई अहम आंकड़े सामने आते हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले जनगणना कराए जाने की स्थिति में किसी भी तरह का असमंजस नहीं होना चाहिए। कांग्रेस प्रवक्ता ने केंद्र सरकार से मांग की है कि जनगणना को लेकर पूरी जानकारी देश की जनता के सामने स्पष्ट रूप से रखी जाए। पूरे देश में ये 8 फरवरी से स्टार्ट हो रही है क्योंकि फरवरी में उत्तराखंड में चुनाव होने वाले हैं, इसलिए ये जो जनगणना है ये पहले ही प्रदेश में करवाने का कार्य किया जा रहा है। इससे बिल्कुल एक जो पिक्चर है वो क्लियर हो जाती है कि कितने पुरुष कितनी महिलाओं का संतुलन है, कितनी लिटरेसी रेट है इस जो है प्रदेश में, कितने लोग रह रहे हैं, कितने लोगों का ने पलायन किया है और कितने लोग ऐसे हैं जो दूसरे प्रदेश से भी पलायन करके अपने प्रदेश में आए हैं। तो जनगणना का कार्य भी बिल्कुल ईमानदारी से होना चाहिए। वहीं चंपावत के गौरल चोट मैदान में आयोजित श्रमिक कल्याण शिविर में निर्माण श्रमिकों और उनके परिवारों को स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वच्छता से जुड़ी कई योजनाओं की सौगात दी गई। दर्जा राज्य मंत्री श्याम नारायण पांडे और हेमा जोशी की मौजूदगी में मुख्यमंत्री श्रमिक स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत आधुनिक मोबाइल मेडिकल यूनिट का शुभारंभ किया गया। इस यूनिट से श्रमिक परिवारों को 44 तरह की स्वास्थ्य जांच मुफ्त मिलेगी। जांच रिपोर्ट डिजिटल माध्यम से उपलब्ध कराने के साथ विशेषज्ञ चिकित्सकों की सलाह भी दी जाएगी। शिविर में पंजीकृत श्रमिकों और उनके आश्रितों को एजुकेशन किट, हाइजीन किट समेत अन्य योजनाओं का लाभ दिया गया। वहीं टिहरी में राष्ट्रीय राजमार्ग 34 से जुड़े मामले को लेकर जिलाधिकारी नीतिका खंडेलवाल ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने सड़क चौड़ीकरण से भवनों में आई दरार, भूस्खलन, क्षतिग्रस्त रास्तों, सुरक्षा दीवार और मुआवजे से जुड़े मामले उठाए। ग्राम कुनेर में सड़क कटिंग से भवनों में दरार और गांव पर खतरे की शिकायत पर डीएम ने बीआरओ को 15 दिन में स्थल सर्वे और स्लोप ट्रीटमेंट पूरा करने के निर्देश दिए। कैचू में अधिक भूमि लिए जाने की शिकायत पर एसडीएम को स्थल निरीक्षण और जांच रिपोर्ट देने को कहा गया। मंजूड में क्षतिग्रस्त भूमि और भवनों के मुआवजे के लिए भूवैज्ञानिक बीआरओ और लोनीवी की संयुक्त समिति बनाई गई। सियासू, गुलडी समेत अन्य स्थानों पर अधूरे सुरक्षा कार्य 15 दिन में पूरे करने के निर्देश दिए गए। डीएम ने सभी विभाग
वहाँ पे कुछ भूस्खलन भी हुआ है, उनके नादन या कलवट बंद है तो उससे लोगों को काफ़ी खेत कट रहे हैं, या कुछ कॉम्पेंसेशन के भी पुराने मैटर्स हैं जो रिजॉल्व नहीं हो रहे थे और बीआरओ द्वारा जो रिस्पॉन्स था वो नहीं आ रहा था बहुत बार पत्राचार करने के बाद। तो हम लोगों ने उसकी बैठक आज बुलाई थी और कमिश्नर साहब के भी निर्देश थे कि जल्द से जल्द इस बैठक को बुलाया जाए। तो आज बीआरओ के कमांडेंट और उनकी पूरी टीम आई थी, प्लस जो संबंधित लोग हैं जिनके द्वारा बार बार शिकायत की जा रही थी और कोई उनको रिलीफ नहीं मिल रहा था, उनको भी आज हम लोगों ने बुलाया। वहीं देहरादून में टोंस नदी पर करीब 16 करोड़ की लागत से बना पुल महज 16 दिन में टूटने लगा है। नवनिर्मित पुल की अप्रोच रोड टूटने के मामले में सरकार ने पीडब्ल्यूडी के 3 इंजीनियर्स पर कार्रवाई कर उन्हें निलंबित कर दिया है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर राजेश कुमार, असिस्टेंट इंजीनियर अमित त्यागी और जूनियर इंजीनियर नवीन गैरोला पर कार्रवाई की गाज गिरी है। वहीं निर्माण करने वाली कंपनी के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सोशल मीडिया पर लोग सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि कार्रवाई सिर्फ अधिकारियों के खिलाफ ही क्यों हुई। दरअसल कंपनी भाजपा से जुड़े नेता की बताई जा रही है। और अब खबर मसूरी से है, जहां मसूरी में 144 करोड़ रुपए की यमुना पेयजल पंपिंग योजना एक बार फिर सवालों के घेरे में है। दरअसल मसूरी कैंपटी रोड पर सैंजी गांव के पास मुख्य पाइपलाइन का जोड़ खोलने से पाइप कट गया। तेज दबाव के साथ पानी सड़क पर बहने लगा, जिससे सड़क का एक हिस्सा धंस गया और हजारों लीटर पानी बर्बाद हो गया। पानी की तेज धार को कई पर्यटकों ने झरना समझकर वीडियो बनाए। वहीं स्थानीय लोगों ने घटना पर नाराजगी जताते हुए परियोजना की गुणवत्ता पर सवाल उठाए हैं और जांच की मांग की है। जल निगम के सहायक अभियंता बी निराला के अनुसार पाइप का जोड़ खोलने से लीकेज हुआ। सूचना मिलते ही पंपिंग बंद कर मरम्मत शुरू कर दी गई। मौसम अनुकूल रहा तो शनिवार सुबह तक जलापूर्ति सामान्य होने की उम्मीद है। वहीं हरिद्वार में कांवड़ मेला 2026 के दौरान एनडीआरएफ जवानों की तत्परता से गंगा में बह रही 2 महिलाओं की जान बच गई। कांगड़ा घाट पर स्नान के दौरान तेज धारा में महिला बहने लगी। उन्हें बचाने के प्रयास में एक महिला भी गंगा की चपेट में आ गई। घाट पर तैनात एसडीआरएफ टीम ने दोनों को बहता देख तत्काल रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। एसआई पंकज सिंह खरोला के नेतृत्व में जवानों ने तेज धारा में उतरकर दोनों महिलाओं को सुरक्षित बाहर निकाला। प्राथमिक स्वास्थ्य जांच के बाद उन्हें परिजनों को सौंप दिया गया। लेकिन मैंने कहा सोचा चलो गंगा जी भी नहा लेने, यहाँ आए हरिद्वार दवा लेने, तो उसमें गंगा जी नहा रहे, उसमें पैर फिसल गया। पैर फिसलने पर अंदर चले गए, बच्चों ने बचा लिया। भैया बच्चों को बहुत वहीं रुड़की के भगवानपुर क्षेत्र के रुहालकी दयालपुर में वन विभाग की टीम ने एक फैक्ट्री पर छापेमारी कर बड़ी मात्रा में तारपीन तेल और बिरोजा बरामद किया है। देहरादून से पहुंची टीम ने करीब 14,900 किलो तैयार तारपीन तेल और 17,252 किलो बिरोजा सील किया है। कार्रवाई के दौरान फैक्ट्री का मैनेजर और स्वामी मौके पर मौजूद नहीं थे। 4 कर्मचारियों से स्टॉक और उत्पादन से जुड़े दस्तावेज मांगे गए, लेकिन संतोषजनक रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराया जा सका। अब वन विभाग चीड़ की लकड़ी के स्रोत, उत्पादन और स्टॉक का मिलान करेगा। अनियमितता मिलने पर कंपनी, स्वामी और कर्मचारियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है। यहाँ पर हमारी जो टीम आई थी उसने जो यहाँ पर जो ये पंजाब रोजिन एंड केमिकल्स वर्क्स है ग्राम रुहालकी दयालपुर रुड़की में, तो ये जो यहाँ पर लीसा इन्होंने जो ला रखा है उसी की रूटीन चेकअप के लिए आए थे कि कितना इन पर लीसा है, कितना स्टॉक है, कितना स्टॉक में इंपोर्ट हुआ, कितना एक्सपोर्ट हुआ, सबका लेखा जोखा देखने हम आए थे। परंतु जैसे हम लोग पूरी टीम यहाँ पे आई तो यहाँ मौके पर कोई मिला नहीं है। उनके 4 श्रमिक यहाँ पर थे, कोई मैनेजर या कोई जो स्वामी है वो यहाँ पे नहीं मिले, तो नहीं किसी प्रकार के अभिलेख हमें यहाँ पे देखने को मिले। वहीं टिहरी जिले में राजकीय इंटर कॉलेज मंदार का भवन जर्जर हो चुका है। ऐसे में शिक्षकों समेत छात्र छात्राओं के ऊपर खतरा मंडरा रहा है। संबंधित विभाग पहले ही कॉलेज के भवन को असुरक्षित घोषित कर चुका है, लेकिन मजबूरी में छात्र छात्राएं जर्जर भवन में पढ़ाई करने को मजबूर हैं। छत और दीवारों से लगातार सीमेंट और प्लास्टर गिरने से हादसे की आशंका रहती है। जिला पंचायत सदस्य विजयपाल सिंह रावत ने जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर भवन के पुनर्निर्माण की मांग की है। वहीं डोईवाला में पेंशन संबंधी समस्याओं के जल्द समाधान के लिए विशेष शिविर लगाया गया। इस मौके पर ब्लॉक प्रमुख गौरव सिंह मुख्य तौर पर मौजूद रहे। शिविर में वृद्धावस्था और दिव्यांगजन समेत अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं से जुड़ी समस्याओं का निराकरण किया। बता दें कि इसके अलावा पात्र लाभार्थियों को पेंशन योजनाओं
और जरूरी दस्तावेजों की जानकारी दी गई। ब्लॉक प्रमुख गौरव सिंह ने बताया कि शिविर का उद्देश्य ग्रामीणों को पेंशन संबंधी सेवाएं एक ही जगह पर उपलब्ध कराना है। जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचाना सरकार की पहली प्राथमिकता है। तो उपाय यह है कि इसमें दो ऑप्शन है, या तो बुजुर्ग किसी तरीके से यहाँ पे आ जाए, क्योंकि इसमें फिंगरप्रिंट्स वगैरह जो जरूरत पड़ रही है, जिसका बैंक में कोई प्रॉब्लम है, तो हम लोगों ने ये कहा है कि आप जो पोस्ट ऑफिस वाले के पास जाएं और पोस्ट ऑफिस वाला घर जाके आपका अकाउंट वगैरह जो भी खोलना है वो घर पे जाके कर देगा और साथ के साथ उनका वो ट्रांसफर हो जाएगा। और यहाँ पे भी हम लोगों ने किसी की बैंक की अगर कोई समस्या आ रही है तो साथ के साथ अभी पोस्ट ऑफिस से आ रखे हैं, तो साथ के साथ खाता खोल रहे हैं, उनके पेंशन उनकी ट्रांसफर। वहीं हरिद्वार के सिडकुल क्षेत्र में अवैध पार्किंग के खिलाफ परिवहन विभाग ने सख्त रुख अपना लिया है। सड़क किनारे या रास्ते पर वाहन और ट्रक खड़े करने वालों के खिलाफ सिर्फ चालान नहीं बल्कि ब्लैक लिस्ट करने की कार्रवाई की जाएगी। ब्लैक लिस्ट होने पर वाहनों के फिटनेस प्रमाण पत्र और परमिट समेत अन्य परिवहन सेवाओं और काफी असर पड़ेगा। प्रशासन, परिवहन विभाग और उद्योग प्रतिनिधियों की बैठक के बाद अभियान शुरू किया गया। ARTO नेहा झा और रीजनल मैनेजर कमल कुमार के नेतृत्व में कार्रवाई भी की जा रही है। औद्योगिक क्षेत्र में चेतावनी बोर्ड लगाकर ट्रांसपोर्टर्स को निर्धारित पार्किंग में वाहन खड़े करने के निर्देश दिए गए हैं। क्रम में RM सिडकुल और परिवहन विभाग के द्वारा एक कार्यवाही की जा रही है, जिसके अंतर्गत जो भी वाहन अवैध रूप से खड़े रहेंगे उनको ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। क्योंकि चालानी कार्रवाई तो हम करते रहते हैं, उसके लिए हम अवेयरनेस बोर्ड्स भी लगा रहे हैं। हमने कंपनीज़ को भी निर्देशित किया था कि जो भी उनके ट्रांसपोर्टर्स हैं उनको वो बता दें कि बीच राहों में गाड़ियाँ खड़ी ना करें, और अगर अब वो खड़ी करते हैं बोर्ड्स लगाने के बाद तो उन पर सीधे ब्लैकलिस्टिंग की कार्यवाही होगी। इसी के साथ फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 360। नमस्कार।